हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में। ठीक है, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी से हर साल जो है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछता है बिहार बोर्ड में, और जो है 6 मार्क्स में सीबीएसई बोर्ड में। तो चलिए देखते हैं इसमें जो है प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, ठीक है, इफ रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज। कह रहा है कि यदि आप कोई भी मतलब कह क्या रहा है, देखिए कि यदि आप रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है, जो डिटरमिनेंट है उसके रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, तो उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे देखते हैं। मान लीजिए कि एक डिटरमिनेंट है और इसका ए ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह से, ठीक है, क्लियर है। अब क्या है कि आपको बोलेंगे कि आप इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू बताओ, तो अगर इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आप निकालिएगा तो क्या करेंगे, बोलेंगे इसके अलोंग जो है एक्सपेंड कर दो, ठीक है, R3 के अलोंग, ठीक, तो R3 के अलोंग कीजिएगा एक्सपेंड, तो ये जीरो मैंने जो छोड़ दिया 1 इंटू क्या हो जाएगा, आप ये और ये बंद कर लोगे तो -2 -3 यानी -5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि अब जो है इस ए मैट्रिक्स में रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लो। तो मान लो हमने उसको जो है ए डैश नाम दे दिया, अब यानी अब रो को कॉलम बना लो, कॉलम को रो बना लो। अभी हो जाएगा 1 1 0, ठीक है, 3 -2 3 हो जाएगा 0 0 1। अब बोलेंगे अब इसका वैल्यू बताओ। तो देखिए ध्यान से, अगर आप इसका वैल्यू अगर निकालते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू, तो मान लो इसको मैं ए लॉन्ग जो है एक्सपेंड किया C3 के, ठीक है, C3 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये तो आपको पॉजिटिव होता है, पता है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये दोनों ऊपर वाले तो 0, यहाँ पे हो जाएंगे 1, ठीक। आप ये और ये बंद कर दोगे तो हो जाएगा -2 और 1 इंटू 3 यानी -3 यानी क्या आ गया, -5 आ गया। यानी ए का डिटरमिनेंट और ए डैश का डिटरमिनेंट क्या आ गया, सेम आ गया। तो ए डैश क्या था, एक जो डिटरमिनेंट ए था आपका, आपने उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज किया तो आपको ए डैश मिला था, ठीक है। तो क्या हुआ कि यदि आप किसी भी डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट के वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो हमारा था प्रॉपर्टी नंबर 1। अब चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज और if any two rows or columns are interchanged, then value of determinant change in sign only, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि आप किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कीजिएगा तो डिटरमिनेंट के वैल्यू पे क्या होगा कि सिर्फ साइन का चेंज होगा, ठीक है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा उसका। जैसे देखिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मान लो ए है, बी है, सी है, DEFGHI लिखा हुआ है, बोलेंगे इसका डिटरमिनेंट वैल्यू बताओ, क्या आएगा। मान लीजिए आपने R1 के लॉन्ग इसको एक्सपेंड कर दिया, अगर R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो A इंटू EI माइनस HF माइनस B इंटू DI माइनस GF प्लस C इंटू DH माइनस G, यही तो आएगा, ठीक। चलिए अब एक हम लोग ए डैश बनाते हैं नया डिटरमिनेंट, और इस डिटरमिनेंट में करना क्या है कि R1 और R2 को आपस में चेंज कर लो, ठीक है। तो R1 या मान लो R3 को चेंज कर लो, किसी को भी चेंज कर लो, ठीक। तो मान लो हमने R1 और R3 को आपस में चेंज कर लिया तो हो जाएगा GHI DEF और GHI, ठीक है, सॉरी यहाँ ABC हमने R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर लिया, यानी R1 के प्लेस पे R3 को लिख दिया, R3 के प्लेस पे R1 को लिख दिया। अब इसका डिटरमिनेंट आप निकालिए।
अब जब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिएगा, ठीक है, तो मान लो इसको एक्सपेंड कर दिया R3 के अलोंग, ठीक, R3 के अलोंग एक्सपेंड कीजिएगा तो पॉजिटिव आएगा साइन का, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, तो ये और ये बंद हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा HF या FH माइनस EI, फिर माइनस B इंटू, ठीक है, GF माइनस DI, फिर प्लस C इंटू, ठीक है, G माइनस DH। क्लियर है? देखिए ध्यान से। अब एक काम करते हैं कि हम इस पूरे में से ना नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लो। चलो इस पूरे में से माइनस कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, A इंटू ये हो जाएगा EI माइनस HF, HF है FH, ठीक है, बात बराबर है, ठीक। फिर यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो रहेगा माइनस B, यहां से माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा DI माइनस GF, ठीक है, प्लस C इंटू यहां से माइनस कॉमन लोगे तो DH माइनस G, यही आएगा ना। अब देखिए ध्यान से कि जो A का डिटरमिनेंट है और जो A डैश का डिटरमिनेंट है दोनों आपको सेम दिख रहा होगा। अगर आप सिर्फ माइनस को अगर छोड़ दो तो देखो ध्यान से इसके आगे क्या है, A इंटू EI माइनस HF, EI माइनस HF, माइनस B इंटू DI माइनस GF, DI माइनस GF, प्लस C इंटू DH माइनस G, DH माइनस G, सिर्फ आगे में माइनस लगा हुआ है। तो देखिए ध्यान से आप इसको ऐसे लिख सकते हो यहां से कि A डैश का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू माइनस इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A, यानी इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ A लिख सकते हो, ठीक है। देखिए हमने सिर्फ दो रो को आपस में इंटरचेंज किया तो क्या हुआ कि डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड तो सेम है पर क्या है सिर्फ साइन चेंज हो गया, ठीक। इस तरह से मान लो अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर जो है 20 रहेगा तो इस केस में चेंज करने के बाद जो होगा डिटरमिनेंट हो जाएगा -20। अगर मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू जो है अगर -19 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। हमारा जो थर्ड प्रॉपर्टी है कह रहा है कि इफ एनी टू रोज आर आइडेंटिकल और proportional, if any two rows are identical or proportional then value of determinant will be 0। देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी दो रो के, अच्छा रो के साथ में ना कॉलम भी लिखिएगा, ठीक है, ठीक ना। देखो जो प्रॉपर्टी रो पे एप्लीकेबल होगा वो प्रॉपर्टी कॉलम पर भी एप्लीकेबल होता है डिटरमिनेंट में, ठीक। यहां हमने लिखा है कि इफ एनी टू रोज आर आइडेंटिकल, एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, देन प्रोपोर्शनल हो या फिर सेम रेशियो में हो, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, जैसे मान लो कि एक डिटरमिनेंट है ABC है, DEF है और ये ABC है, तो क्या होगा देखिए ध्यान से यहाँ पे R1 और R3 क्या है, आइडेंटिकल है, जो एलिमेंट R1 में है वही एलिमेंट सेम R3 में है, यानी इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि डिटरमिनेंट A इक्वल टू मान लो ऐसा डिटरमिनेंट लिखा हुआ है 1 2 3 है, 5 6 7 है, मान लो 4 है, 8 और 12 है, तो इसका भी जो वैल्यू होगा ना डिटरमिनेंट वैल्यू वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे R1 और R3 सॉरी यहाँ पे R1 और R3 जो है ना आपका वो क्या है प्रोपोर्शनल है। देखिए इसका और इसका रेशियो क्या है 1:4, यहाँ भी उसी तरह से, यहाँ भी उसी तरह से, ठीक है, 1 4 4 2 4 8 और 3 4 12। तो क्या है कि R1 और R3 यहाँ भी क्या है, देखो इस केस में तो आइडेंटिकल था तो क्या हो गया 0 हो गया। इस केस में क्या है कि इनका रेशियो क्या है सेम है, ठीक है, R1 और R3 के एलिमेंट्स के बीच का रेशियो क्या है सेम है या कह लो प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो इनका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। आप इसको देख भी सकते हैं, मान लो हमने इसका अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक, मान लो हमने R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया तो 1 ले लेंगे, ठीक है, ये तो 6 इंटू 12 कितना हो जाएगा 72 माइनस 56 -2 इंटू, ठीक है, 60 माइनस 28 प्लस 3 इंटू 40 माइनस 24 हो जाएगा। तो
तो अगर आप यहां से अगर आप सोल्व करना चाहिएगा, ठीक, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस यहां से कितना आएगा आपका, ठीक है 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा वहां से, और ये -2 है, यानी जो है माइनस 64 हो जाएगा, ठीक। और दिस माइनस दिस कीजिएगा, ठीक है, तो कितना आएगा 16 आएगा, ठीक। अब प्लस यहाँ पर इंटू 3 है तो 48 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से 48 और 16 ऐड कीजिएगा, 64 माइनस 64 क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। आप खुद से भी कर सकते थे, करके ऐसे आप खुद से भी क्वेश्चन लीजिएगा। देखो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जितने भी प्रॉपर्टी रो पे एप्लीकेबल होंगे वो कॉलम पर भी होगा, ठीक है। तो अगर मान लो मैं कहीं पे कॉलम छोड़ दूंगा तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इफ एनी टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देन वैल्यू ऑफ डिटरमाइंड विल बी 0, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। शायद 4 नंबर प्रॉपर्टी होगा। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर 0 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। कहने का मतलब है यदि किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाएंगे तो क्या होगा, उनका जो वैल्यू होगा डिटरमिनेंट का वो भी 0 हो जाएगा, ठीक। जैसे देखिए, जैसे मैंने एक ले लिया एग्जांपल, ये मान लो 0 0 0 है, 2 5 6 7 8 मान लो 9 लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि R1 के सारे एलिमेंट क्या है, 0 है, तो इनका जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लीजिए बी एक अलग डिटरमिनेंट है, इनका भी बी का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर C1 के सारे एलिमेंट क्या है, 0 है, ठीक। चलिए, तो ये हमारा एक प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है शायद 5th नंबर होगा, ठीक है। 6 प्रॉपर्टी पढ़ने हमें जो है से, ठीक ना। चलिए 5th नंबर प्रॉपर्टी का क्या होता है, देखिए क्या है, यदि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स यदि समेशन के फॉर्म में लिखे, वो 2 या 2 से ज्यादा टर्म के समेशन के फॉर्म में, तो क्या होता है कि हम उस डिटरमिनेंट को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 डिटरमिनेंट के समेशन के फॉर्म में, ठीक है। देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट ए लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके एलिमेंट इस तरह से लिखे हुए हैं, देखिए एक डिटरमिनेंट है, ठीक है। इस डिटरमिनेंट में क्या है कि जो R1 है आपका, R1 के एलिमेंट्स क्या है कि 2 टर्म के समेशन के फॉर्म में लिखे हुए हैं, x + y 2p + q m + n, तो क्या है ये एलिमेंट समेशन के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो देखिए सुनिएगा आप अच्छे से ध्यान से इस प्रॉपर्टी को, कि क्या होगा कि डिटरमिनेंट में कोई भी रो या कोई भी कॉलम का अगर एलिमेंट्स जो है, ठीक है, 2 टर्म या 2 से ज्यादा टर्म के समेशन के फॉर्म में लिखे हुए हो, तो उस डिटरमिनेंट को हम लोग जैसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, 2 डिटरमिनेंट्स के समेशन के फॉर्म में। जैसे देखिए इसको हमें ब्रेक करना होगा, तो लिखेंगे a = x 2p और ये हो जाएगा m, a b c d e f प्लस ये हो जाएगा आपका y q n a b c d e f हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट को हम लोग ऐसे ब्रेक करके 2 डिटरमिनेंट के समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारा ये जो है 5th नंबर प्रॉपर्टी था, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस प्रॉपर्टी को, ठीक। चलिए अब देखते हैं अपना आखिरी नंबर जो हमारा प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को, ठीक।
जैसे मान लो अगर इस पे कोई क्वेश्चन रहे इस तरह से लिखा हुआ, एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे मान लो लिखा रहा है कि ए इक्वल टू ऐसे, प्रूव दैट ए इक्वल टू ये आपका एक्स वाई जेड पी क्यू आर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये हो एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू जेड प्लस आर, ठीक ना। बोले कि प्रूफ करो दिस इजकल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ऐसे सिर्फ ऐसे, ठीक। प्रूफ दैट डिटरमाइन दिस इजकल टू जीरो, यानी कहने का मतलब है कि इस डिटरमाइन का वैल्यू क्या है, जीरो है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस डिटरमाइन को जीरो प्रूफ करने के लिए वो एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करेंगे तो बहुत ही लंबा आपका चलेगा, ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा आपका, आप इसको जब कीजिएगा एक्सपेंड तो, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा उसे लेंदी होगा। हमें एक्सपेंड करना भी नहीं, हमें जो है प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक। देखिए कैसे प्रॉपर्टी यूज करके हम कर सकते हैं। अगर आप एक्सपेंड कीजिएगा तो भी वैल्यू जीरो ही आएगा, ठीक। तो हम लोग जैसे इसकी प्रॉपर्टी के यूज करके इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं कि जो R2 का जो एलिमेंट है ना, वो समेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक। R2 का एलिमेंट समेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो चलो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक करेंगे तो ऐसा हो जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड पी क्यू आर प्लस ऐसा। अब देखिए इस डिटरमाइंट में क्या है, इस डिटरमाइंट में R1 और R2 आइडेंटिकल है, ठीक है। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर आइडेंटिकल है तो वैल्यू क्या हो जाएगा डिटरमाइंट का, जीरो। तो इस डिटरमाइंट की वैल्यू जीरो प्लस इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे R2 और R3 आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, यानी क्या आ गया, जीरो। हिंस प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, ठीक। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा जो आखिरी प्रॉपर्टी है पढ़ना, ठीक है, उसकी तरफ, ठीक है। सॉरी शायद 6 नंबर प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। चलिए, इफ एनी रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई a number or expression, ठीक है। कह रहा है कि इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाई अ नंबर और एक्सप्रेशन एंड देन एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम other row or column, then value of determinant remains unchanged, ठीक है। देखिए कहा क्या रहा है, सिंपल सा, सिंपल लैंग्वेज देखिए। ये देखिए कभी भी बोर्ड एग्जाम में ना प्रॉपर्टी नहीं पूछता है, ठीक है। प्रॉपर्टी आपको जो है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको पूरा प्रॉपर्टी रटना नहीं है, बस प्रॉपर्टी को समझना है कि प्रॉपर्टी होता क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए प्रॉपर्टी ये कहा क्या रहा है, या डिटरमाइंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट को आप किसी एक नंबर या किसी भी एक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को आप कोई भी एक नंबर से या किसी भी एक्सप्रेशन से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसके बाद उस रो या उस कॉलम को जिसे आपने मल्टीप्लाई किया था उसको किसी अनदर रो या किसी अनदर कॉलम में ऐड कर दो, ठीक है। तो उससे डिटरमाइंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट है जिसका ऑर्डर 3x3 है, ठीक है। आपसे हम ये बोलेंगे कि आप R3 में ना, R3 में 4 मल्टीप्लाई कर लो, R3 में 4 मल्टीप्लाई कर लो, यानी इसमें 4 से इंटू कर लो R3 में। ये तो आपका R3 है, रो 3, R3 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो।
उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दो, किसमें, R1 में, या फिर R1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब कहने का था कि पहले तो 4 इंटू करो R3 में, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो R2 से, ठीक है, या फिर R1 से, किसी से भी, ठीक है, किसी भी दोनों रो से R3 में कुछ भी इंटू कर लो, उसको फिर ऐड कर दो R1 में या R2 में, या फिर घटा दो, उससे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके लिए, ठीक है। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। देखो, या तो फिर तुम R1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, उसके बाद उसको जो है ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो R3 या R2 से, तो कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। या आप मानो कि R2 में आपने कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, R2 में DEF में आपने कुछ मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद उसको ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो R1 या R3 से, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। या तो आप C1 में कुछ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, उसके बाद उस C1 को आप C1 में पहले कुछ मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद उस C1 को आप C2 या C3 में ऐड कर दो या वहां से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, ठीक है। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपके जो है एक्सरसाइज है 4.2, आप 4.2 बनाइए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।